टिकट के ऊपर जो अंतिम निर्णय होता है वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। फेसलेस, बेसलेस, माइंडलेस लोगों को चुनकर अगर जनता संसद में भेजेगी तो समझिए कि उनको अपने कामों के लिए अफसरशाही के भरोसे रहना पड़ेगा। मोदी जी के अंदर जो है ग्रेशम की आत्मा है। मोदी जी ने कहा जितने खोटे आदमी हैं, बेकार आदमी हैं, भ्रष्ट आदमी हैं, बलात्कारी आदमी हैं, अपराधी हैं, किसी तरह समाज को पीड़ा देने वाले हैं, कांटे की तरह हैं, गंदगी में जी रहे हैं, देश को गंदा कर रहे हैं, कीड़े की तरह हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, भारतीय जनता पार्टी अब अपने टिकट का एक तरह से खुलकर बता रही है कि वो किन लोगों को इस चुनाव में उतारने जा रही है 2024 में। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर वोट तो मांगे गए लेकिन उनका भी टिकट नहीं दिया। जैसे कि हाल फिलहाल जो टीवी के राम थे, उनसे अगर मैं बात करूँ, आप शुरू करूँ, तो उनको मेरिट से उतारा जा रहा है, बताया जा रहा है। मोदी जी खुद उनके प्रचार के लिए जाएंगे, ये भी सुनने में आ रहा है। दूसरी तरफ है कोई सारे ऐसे दिग्गज हैं जो कांग्रेस से आए हैं और कुछ ऐसे भी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था लेकिन उनको फिर से ले लिया गया है। तो मोदी जी किस हिसाब से टिकट बांट रहे हैं और क्या मोदी जी बांट रहे हैं या कोई और बांट रहा है? सवाल ये भी है क्योंकि कुछ टिकट में ऐसा है कि अचानक कंगना रनौत भी आ गई है लिस्ट में। पहले लग रहा था कि नहीं मिलेगा, तो किस हिसाब से टिकट बांटा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव की समिति है उसके अगर आप सदस्य पढ़ेंगे तो उनमें आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। यानी सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा। वो भी टिकट बांटने की समिति में नहीं होते। पुराने के 3-4 जो मुख्यमंत्री जिन्हें हम ताकतवर मुख्यमंत्री मानते थे, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया या और दूसरे किसी का भी नाम लें, वो सब उस लिस्ट से, उस बोर्ड से गायब है। अच्छा। यानी भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड किस तरह काम करता है उसके बारे में किसी को नहीं पता। अब आपका जो सवाल है कि टिकट कौन बांटता है, किस तरह बांटता है, तो ये समझ लीजिए कि टिकट के ऊपर जो अंतिम निर्णय होता है वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अच्छा। बाकी सब लोगों की हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ ये करते हैं कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनकी कटाई छटाई करते हैं और हर फाइल में 3 पेज लगा देते हैं और उसमें 3 उम्मीदवारों के नाम होते हैं और उनका ब्यौरा होता है। नहीं, ये आप किस तरह से कह सकते हैं? क्या ये मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से कह रहा हूँ। मोदी जी का मन होता है तो उनमें से एक पर वो एक मोटा सा पेन लेकर उसे टिक का मार्क कर देते हैं और जिसको टिक मार्क कर देते हैं उसको टिकट मिल जाता है। तो ये तो हुई टिकट की बात। अब जो उम्मीदवारों का चयन है वो जितने भी लोग हैं वो फेसलेस इकोनॉमी की तरह हैं। जैसे मोदी जी ने कहा ना कि किसी तरह की जो मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है, अगर मैं उसका उदाहरण दूँ तो आपको बड़ा ठेस पहुँचेगी। पब्लिक डीलिंग पहले होती थी, लोग जो है जैसे इनकम टैक्स की अपने रिटर्न है या इनकम टैक्स की शिकायत है या कंपनी लॉ बोर्ड में शिकायत है या इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन में शिकायत है या ईडी में शिकायत है, उनमें वो अमुक अफसर के पास उन्हें जाना होता था, वहाँ उसका काम निपटाते थे। हर आदमी को पता होता था कि कौन उनका केस देख रहा है। मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण ने पिछले 5 साल में जो व्यवस्था लागू की है वो है फेसलेस सुनवाई की। अच्छा। आपको नहीं पता आपका केस किसके पास जाएगा, कौन सुन रहा है, और जो सुन रहा है उसको सामने वाले का नहीं पता कि किसका केस हम सुन रहे हैं, और उसके हिसाब से फैसला होता है। और इसीलिए उसको उन्होंने रखा है नाम जो मैं आपको ले रहा हूँ कि फेसलेस सुनवाई। और इसी तरह मोदी जी ने राजनीति में भी उसी फेसलेस पॉलिटिक्स को शुरू कर दिया है। मोदी जी कहते हैं कि जो लड़ रहा है आदमी वो मायने नहीं रखता, सिर्फ उसका नाम है, जो भी लड़ रहा है उसका नाम है नरेंद्र मोदी और उसका चुनाव चिन्ह है कमल का निशान। और जो आदमी जिसे हम कहते हैं भारतीय लोकतंत्र में कि भाई जो महत्वपूर्ण होती है जो हमारी संसद है वो भी एक फेसलेस संसद है। उस संसद में जिन लोगों को टिकट मिलेगा उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमें टिकट मिलेगा। अभी हमने देखा कि मंडी क्षेत्र से जो टिकट मिला है वो कंगना रनौत को मिला है। और कंगना रनौत का क्या राजनीतिक इतिहास है, क्या उनकी राजनीति में भूमिका है, क्या उन्होंने समाज को दिया है, अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो अगर आप कोई भी गूगल की साइट खोलें या यूट्यूब खोलें और उसमें कंगना रनौत हॉट रन लिख दें तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सनी लियोनी को भी मात दे देंगी। तो उन्होंने ऐसी एक लड़की को टिकट दे दिया, महिला को दे दिया, जिसको कि इलाके के लोग नहीं जानते थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो धक्के की तरह लगा। लेकिन मोदी जी का काम करने की एक शैली है, जिसको वो पसंद करते हैं उसको सबसे पहले तो वो जेट प्लस की सिक्योरिटी दे देते हैं। अब जो कंगना रनौत है, सबको याद है 2 साल पहले उनको
Y+ सिक्योरिटी दी गई थी जी जी और उसमें 21 लोग थे, ताकि अनाम आदमी भी महत्वपूर्ण बन जाए और उसको समाज में ये पता चले कि उसका कोई स्थान है। जी इसी तरह आपने देखा होगा कि जिस अशोक चव्हाण को मोदी जी पानी पी पी कर कोस रहे थे और कह रहे थे इन्होंने आदर्श सोसाइटी घोटाले में कारगिल के शहीदों के नाम के जो फ्लैट थे जी वो अपने परिवार को दे दिए, इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। उन पर मुकदमा चलता, उससे पहले ही अशोक चव्हाण ने अकलमंदी दिखाई और वो जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके 7 दिन बाद ही उन्हें जो है राज्यसभा का टिकट मिल गया, वो राज्यसभा के सांसद हो गए और अब उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी है। कंगना रनावत को भी दे दी, उनको भी दे दी। अब जैसे आपने नाम लिया अरुण गोविल, अरुण गोविल बेचारे राम की तरह एक उन्होंने एक पात्र निभाया था जो रामायण सीरियल आता था जी। और जब भी राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, तो उसमें वो अयोध्या गए और बड़े परेशान थे कि मुझे भगवान राम के दर्शन नहीं करने दिए, जी जी यानी वो मारे मारे फिर रहे थे। फिर उनकी बहुत सारी फोटोआं आई जिनमें वो शराब पी रहे हैं, किस महिला के साथ पी रहे हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर ये आया कि जी उन्होंने कहा कि मेरे बीवी बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, यानी राम जैसे चरित्र को निभाने वाला आदमी प्रेस में आकर रो रहा है कि मैं बड़ा बेचारा हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ, तन्हा हो गया हूँ। तो मोदी जी को उन पर दया आई और उन्होंने भगवान राम की जैसे प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की थी, वैसे ही अरुण गोविल की प्राण प्रतिष्ठा फिर कर दी और उन्हें जो है मेरठ से टिकट भी दे दिया और सिक्योरिटी भी दे दी। ये तो अच्छी बात की ना मोदी जी ने, एक बेचारा आदमी परेशान है और उन्हें राम की तरह लोग मानते भी थे, मतलब एक्चुअली वो जहाँ जाते थे उनके पैर छूते थे, उनकी आरती भी उतारते थे। तो मोदी जी ने एक बुढ़ापे में बेचारे के सहारा बनाने का मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, संसद कोई अनाथ आश्रम नहीं है, संसद कोई वृद्ध आश्रम नहीं है, संसद कोई विकलांग लोगों को पालने की जगह नहीं है। संसद में वो आदमी जाना चाहिए जो दिमाग से, दिल से समाज के बारे में सोचता हो। संसद का मेन काम है कानून बनाना, और कानून ऐसे लोग होने चाहिए जो दिल दिमाग वाले हों, बोलने वाले हों, जो अपनी बात को रख सकें। कई बार आपने देखा होगा कि हमने लता मंगेशकर को इस देश की संसद में मनोनीत कर दिया और उस औरत ने कभी भी संसद में जाकर एक भाषण नहीं दिया। सनी देओल है, उनको मोदी जी ने टिकट दे दिया, वो अपने क्षेत्र में कभी नहीं गए, वो सिर्फ हैंडपम्प उखाड़ते रहे और उसके बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए वहाँ पर एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि ये आएगा और ये आपका काम करेगा। अभी दिल्ली में उन्होंने एक मल्होत्रा को टिकट दिया है और मल्होत्रा का भाई जो है वो होटल चलाता है। उसने कहा कि भाई साहब तो जो है अब जो है और बड़े कामों में बिजी हो जाएंगे और चुनाव के बाद देश, वो जो क्षेत्र की जनता है उनको सारा कामकाज तो मुझे देखना है। तो आप समझिए कि फेसलेस, बेसलेस, माइंडलेस लोगों को चुनकर अगर जनता संसद में भेजेगी तो समझिए कि उनको अपने कामों के लिए अफसरशाही के भरोसे रहना पड़ेगा। जो सांसद जनता के दुख दर्द को नहीं जानता, जो नहीं जानता है कि किस तरह गरीब गुरबा जो है अपने खून पसीने की कमाई जो है महंगाई के वजह से खर्च करने के बावजूद भी भूखा रहता है, किस तरह बच्चे जो है स्वास्थ्य के अभाव में मर रहे हैं, तो आप समझिए ऐसे जनप्रतिनिधियों का होना ना होना बेकार है। और मोदी जी ऐसे फेसलेस, बेसलेस, माइंडलेस लोगों को जो चुन रहे हैं उससे देश के लोकतंत्र को एक तरह से हानि पहुंचती है। और देश में आप देखेंगे कि जितने भी लोग जिन्हें हम समझते हैं कि भाई ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, अगर उन्हें हम संसद में भेजेंगे और वो सांसद के रूप में कोई कार्रवाई ना करें, कुछ ना बोलें, कोई योगदान ना दें, तो उनको भेजना और ना भेजना एक तरह से बराबर है। और इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि देश के लोकतंत्र को हानि होगी। और मैं इसको इस रूप में कह सकता हूँ आपको कि जैसे हमारे यहाँ जो भी लोग मंदिर जाते हैं और अपने मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सिनेगोग जाते हैं या मठों में जाते हैं, वो हमेशा किस उम्मीद से जाते हैं? वो इस उम्मीद से जाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारे दारुण दुखों को हरेगा, भगवान उनकी आखिरी आशा होती है। अब जैसे महाकाल में कल हम जिक्र कर रहे थे तो आपने देखा कि महाकाल में लोग इसे जाते थे कि सबसे काल को भी पराजित करने वाला अगर कोई देवता है तो महाकाल है। और मैंने कल भी कहा था कि उसका मतलब ये था कि अगर व्यक्ति मानते थे कि अगर एक बार हम चले गए तो काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। और वहीं पर आग लग गई और उसके 14 पुजारी जो है गर्भगृह में ही बुरी तरह झुलस गए। एक की हालत तो बड़ी चिंताजनक है। और आप देखिए कि इसका मतलब ये हो गया कि महाकाल जो लोगों को प्राण देता था उसके यहीं काला के बैठ गया। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे कीड़े मारने की दवाई में ही कीड़े पड़ जाए, या आप कहेंगे चूहे मारने की दवाई को चूहे खा जाएं, या आप कहिए कि जिस पे उम्मीद थी
वो नाव ही डूब जाए। तो आप समझिए कि मोदी सरकार में जो शासन करने का तरीका है वो फेसलेस है, बेसलेस है, माइंडलेस लोग हैं। और यही हाल जो है हमारे IAS IPS का भी हो गया है। महाकाल का जो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ के कलेक्टर के पास होता है, और वहाँ का जो कलेक्टर है उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ पर 250 किलो यानी 2.5 क्विंटल जो गुलाल है जिसमें केमिकल था वो कैसे गया, किसी ने जांच नहीं की। और आप देखिए कि वो इतना, जिस कमरे में हम बातचीत कर रहे हैं, महाकाल का जो गर्भगृह है वो तकरीबन इतना ही है, और उसमें 250 किलो गुलाल अगर उड़ाया जाए तो वहां तो वो पूरा कमरा ही भर जाएगा, आदमी वैसे ही मर जाए। तो ये षड्यंत्र और क्या हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा था कि महाकाल के जो शिवलिंग है जिन्हें हम महाकाल बोलते हैं उनका क्षरण हो रहा है, उनका जो पत्थर है वो धीरे धीरे घिस रहा है, उनका आकार घट रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि उस पर चंदन का लेप नहीं किया जाएगा, उस पर किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इवन पानी तक नहीं डाला जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही थी इसके बारे में नहीं पता। तो आप समझिए इस समय देश में जो है जो भी धमाल हो रहा है, जो भी मामला हो रहा है, वो कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, ये कोई नहीं जानता। और इसलिए जो चुनाव का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं किसी का कोई राज नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि इनकम टैक्स वालों ने और जो CBDT है और कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर है, कॉर्पोरेट अफेयर, उसे कहा जी हम जो है अप्रैल में एक नया नोटिफिकेशन लाएंगे और फलानी सुविधा देंगे। जब देश में पूरी तरह से आप समझिए कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो नए फैसले कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है। सही। तो ये जो है इस समय मोदी जी एक ही मोड में है, और जो 365 दिन रहते हैं वो है इलेक्शन मोड, चुनावी मोड में। वो हमेशा एक ही कोशिश करते हैं कि किस तरह मैं चुनाव लड़ूं, किस तरह मैं जो है चुनाव में जीत हासिल करूं। और इसीलिए जो इस समय हमारे देश का चुनाव हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो एक तरह से आप ये समझिए विपक्ष को पंगु बनाकर चुनाव लड़ने की तरीका है। इसके बारे में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जो समाज वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम जो है, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो चीज़मैन है। चीज़मैन उन्होंने एक रिसर्च की है, और उस रिसर्च में कहा है कि हाउ टू रिग ए इलेक्शन, किसी चुनाव में कैसे धोखाधड़ी की जाए, कैसे मनगढ़ंत बातें की जाए, कैसे चुनाव को पूरा का पूरा जो है आप अपने कब्जे में करें। तो किसी भी चुनाव की 3 ही शर्तें होती हैं। हमारा जो संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था और हमारी संविधान सभा ने पास किया था, उसमें चुनाव के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 है कि देश में फ्री यानी आज़ादी से वाले चुनाव होने चाहिए, समानता के आधार पर होने चाहिए, और साफ दिखना चाहिए कि इनमें किसी के साथ ज्यादती या उसको नाजायज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाना। तो फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी चुनाव में जो भी हरकत हो रही है, जो भी हो रहा है, वो जनता के सामने आना चाहिए। और उसके लिए चुनाव आयोग था, और चुनाव आयोग को जो बनाया गया, अभी देखा कि अभी उसकी क्या बेकदरी हुई। एक चुनाव आयुक्त ने तो कहा कि मैं जो इस्तीफा दे रहा हूँ, और उन्होंने इस्तीफा दे के वो चलते बने। फिर 2 दिन में ही अचानक 2 लोगों को कहा कि हमने आपको जो है चुनाव आयुक्त बना दिया है। और चुनाव आयोग ने जब चुनाव शुरू हुए थे उससे पहले 1 मार्च को ही कहा था, यानी अभी हम 26 मार्च को बात कर रहे हैं, तो 1 मार्च को कहा था कि चुनाव में आप धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जनता से झूठे वायदे नहीं करेंगे, विपक्षियों पर झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब ईडी कह रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव का कौन सा तरीका है। अब कांग्रेस का जो उनका बजट है, उनके जो खाते हैं, उनको सीज कर लिया है, और सीज करके कहते हैं जी हमने इसे सीज कर लिया क्योंकि इनके खाते में 14 लाख की एंट्री नहीं मिली। अब आप समझिए 14 लाख की एंट्री से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो 14 लाख की एंट्री नहीं है तो आप उसके बारे में, 14 लाख की एंट्री के बारे में पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि सारे खाते सील कर दें। खाते तो आप किसी कंपनी के भी सील नहीं कर सकते, किसी कारखाने के भी सील नहीं कर सकते, किसी मंदिर के नहीं कर सकते। सब जगह घपले होते हैं, मान लीजिए जिन जिन को नोटिस गया है, लेकिन चूंकि बदला कांग्रेस से लेना है तो मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस के खाते ही बंद कर देते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है जो जनता को अभी तक नहीं पता है,
वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में जितने भी प्राइवेट एरोप्लेन हैं, हवाई जहाज हैं, जितने भी जो है हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर हैं, जी। जितने छोटे जहाज हैं, सब अपने नाम बुक करा लिए, अच्छा। ताकि विपक्ष के किसी नेता को हेलीकॉप्टर ही ना मिले, जहाज ही ना मिले कहीं आने जाने के लिए। और इसीलिए जब इन्होंने तय किया कि हम सारे बुक कर लेंगे, या आज की बात नहीं है, ये मैं बात बता रहा हूँ पिछले साल 2023 में मार्च के बाद, अच्छा। मार्च से मई के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों की डेट को लेकर सारे के सारे हवाई जहाज, सारे के सारे ट्रांसपोर्ट के साधन सब बुक कर लिए थे। और बुक करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब विपक्ष जो है बिल्कुल पैदल हो जाएगा, ये बड़े हताश हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो बस यात्रा निकालूंगा, मैं पैदल यात्रा निकालूंगा। तो जनता से संपर्क करने का रास्ता उन्होंने चुना कि हम ट्रेन से सफर कर लेंगे, हम कार से सफर कर लेंगे, बड़ी बड़ी हाईवे बने हुए हैं तो हम उससे सफर कर लेंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज के समय में नेताओं का अकाल है। आप देखिए, रोज वो कहीं ना कहीं से नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में आओ, लेकिन ला जिनको रहे हैं वो सारे ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, जो निकम्मे हैं, जिनको गांधी जी के समय में, नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, लाल बहादुर शास्त्री के समय में, मैं कहूँगा मोरारजी देसाई के समय में, चौधरी चरण सिंह के समय में कोई आदमी हाथ लगा के राजी नहीं था। जिन लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं सीबीआई के, ईडी के और दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी कहती है आओ हमारी पार्टी में आओ, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। अभी उन्होंने नवीन जिंदल जो कि कुरुक्षेत्र से जिनको टिकट दिया है उनको बुलाया है। उन पे आरोप है कि उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का घपला किया। उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। उनको इन्होंने बुला के कहा लो जी टिकट लो तुम, यानी आने से पहले उसको टिकट दे दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी लोगों से कोई नफरत नहीं है, बल्कि उल्टा प्यार है। ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सारे भुंड जैसे लोग जो हैं, जो कि दागदार हैं, वो सारे के सारे हमारी पार्टी में आ जाए। और आज के समय में आपको भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार नेता ढूंढना पड़ेगा, टॉर्च लेकर, मशाल लेकर, तब भी शायद हो सकता है कि एक ईमानदार नेता मिलेगा तो जरूर, लेकिन वो कैसा मिलेगा? लाल कृष्ण आडवाणी की तरह अपने घर पे बैठा होगा, मार्गदर्शक मंडल में मुरली मनोहर जोशी की तरह घर बैठा होगा, डॉक्टर जो हमारे हर्षवर्धन हैं उनकी तरह अपने घर बैठा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं की जरूरत थी, वो नेता जो है, जैसे एक पुराना ग्रेशम का सिद्धांत है, जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो बच्चे औरतें सबने पढ़ा है, तो उन्होंने ग्रेशम का एक सिद्धांत था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वो मोदी जी को भी बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेशम का सिद्धांत था कि खोटा सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। अच्छा। खोटा सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर क्यों कर देता है? क्योंकि वो कहते हैं जैसे मेरे पास सिक्के आ गए 5 और 5 सिक्के में 4 तो खरे हैं और 1 खोटा है, तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले कुछ भी खरीदने जाऊं उसको चला दूं, तो बाजार में खोटे सिक्के रह जाते हैं और जो खरे सिक्के हैं वो घर चले जाते हैं, तिजोरी में बैठ जाते हैं। तो मोदी जी के अंदर जो है ग्रेशम की आत्मा है। मोदी जी ने कहा जितने खोटे आदमी हैं, बेकार आदमी हैं, भ्रष्ट आदमी हैं, बलात्कारी आदमी हैं, अपराधी हैं, किसी तरह समाज को पीड़ा देने वाले हैं, कांटे की तरह हैं, गंदगी में जी रहे हैं, देश को गंदा कर रहे हैं, कीड़े की तरह हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। और इसलिए मोदी जी ने क्या किया कि सारे गंदे लोगों को अपनी पार्टी में बुला लिया है और बुलाकर वो ग्रेशम के सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 200 साल पहले का जो सिद्धांत है मोदी जी ने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेशम का ये सिद्धांत सब लोग जानते हैं। ये और बात है कि लोग जो है इस सिद्धांत को मानकर हमेशा कोशिश करते हैं, हर माँ कोशिश करती है कि मेरा बच्चा आदर्श बच्चा बने, मेरा बच्चा सदाचारी बच्चा बने, मेरा बच्चा शिष्टाचार सीखे, मेरा बच्चा कभी अत्याचार ना करे, मेरा बच्चा कभी अपराध ना करे, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम ना करे जिससे जेल जाने की नौबत हो। मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे हर सांसद को जेल जाने का अनुभव होना चाहिए, उसके ऊपर 2-4 सीबीआई के केस होने चाहिए, 2-4 मर्डर के केस होने चाहिए, 2-4 बलात्कार के केस होने चाहिए। संसार में और समाज में उसकी छवि खतरनाक गुंडे की होनी चाहिए, तभी वो भारतीय जनता पार्टी का आदर्श सिपाही बनेगा। और मैं कह सकता हूँ 100 साल में, अब 2025 आ रहा है तो 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, 99 साल चल रहे हैं। आरएसएस ने देश को गुंडागर्दी, बेईमान और ऐसे लोगों से भर दिया है जिनका चरित्र संदिग्ध है, जिनका चरित्र जो है देशद्रोही है, जो समाज और कानून की कोई परवाह नहीं करते, जो समाज को एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें अमीर आदमी अमीर बनता है, गरीब आदमी गरीब बनता है,
भूखे भिखमंगे लोग देश में ज़्यादा हो जाएं। तो ये कोशिश जो है मोदी जी और आरएसएस इस चुनाव में भी कर रहे हैं। और रोज़ उनकी खबर में जब भी उठ के देखता हूँ, सुबह उठो तो पता चलेगा जी हमने फलानी पार्टी के घटिया से घटिया आदमी को, जिसको पार्टी को निकाल देना चाहिए, अपनी पार्टी में बना लिया है। यानी कि आप कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा कूड़ेदान बन गई है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शहर का सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। और उस कूड़े को लेकर मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक ऐसा आत्मनिर्भर अमृतकाल का भारत बनाएंगे जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो आज की स्थिति है उससे मुझे एक शेर जो है, गाना है वैसे तो साहिल लुधियानवी का, बड़ा याद आता है कि वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, बहुत बढ़िया, इल्जाम किसी और के सर आए तो अच्छा। तो मोदी जी ने भी देश को बर्बाद किया है और वो चाहते हैं कि इल्जाम कांग्रेस के सिर आ जाए या आपके सिर आ जाए या इंडिया गठबंधन के सिर आ जाए। लेकिन लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में जो लड़ाई है उसमें जीत और हार का फैसला लोग करेंगे। और लोगों को पता है, जब 77 में लड़ाई हो रही थी, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हो रहे थे, तो एक वाक्य मुझे बड़ा याद आता है जो उस समय जो है मोरारजी देसाई ने कहा था। मोरारजी देसाई ने कहा था रोटी को पलटते रहना चाहिए, अगर पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगी। तवे पे रोटी जलाते जब ये औरत पकाती है उसे पता होता है, वक्त पे पलटते रहो। इसी तरह सरकार को भी पलटते रहना चाहिए। अगर सरकार को वक्त पे नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगी और आपके पेट को खराब करेगी, आपके जीवन को खराब करेगी, आपके भविष्य को खराब करेगी। तो ये समय जो है 2024 का रोटी पलटने का है, बोटी पलटने का है, सरकार की जो सीट है उसे पलटने का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी स्ट्रेटेजी फिलहाल 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है उस पर आज अपना ये एनालाइज किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।